बुलेटिन का आगाज करेंगे। रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क में आज पहला रोजा है। चेयरमैन मरकजी रोते हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। पेशावर में इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि स्वाबी, मर्दान, कला सैफुल्ला, भावलपुर, रहीम यार खान और दीगर अजला से चांद के नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान का चांद नजर आने पर मुबारकबाद दी है। रमज़ान मुबारक का चांद नजर आते ही कराची के शहरियों ने पहली सहरी की तैयारियों के लिए बड़ी तादाद में दूध दही की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी दूध और दही के साथ दूध जलेबी भी खरीद रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। शुएब, आगाह कीजिए। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आते ही शहरियों ने पहली सहरी की तैयारियों के सिलसिले में दूध और दही की दुकानों का रुख कर लिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, रमज़ानुल मुबारक के मौके पर पहली सहरी होने जा रही है। जी, आज थोड़ा सा लेट ऐलान हुआ तो इसकी वजह से लोग ख़ासकर दूध और दही का जो इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो मैं भी रुका कि फ़ोन करके घर वालों से मालूम करूं कि सहरी के लिए दही का जो इजाफी एहतमाम होता है, चूँकि हम पंजाबी लोग हैं, लस्सी जो है हम लोग ज़रूर बनाते हैं, तो घर वालों ने कहा नहीं, हमने पहले से इंतज़ाम कर लिया है। तो जो मैंने भी देखा और आपने भी देखा कि दही और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा है, लोग इसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। सहरी के सामान की खरीदारी के लिए यहाँ पर आए हैं। काफ़ी ताख़ीर से जो है वो आज चांद का ऐलान हुआ है, इसीलिए जो है वो शहरी जो है अचानक जो है बड़ी तादाद में जो है ख़रीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ास तौर पर दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए जो है इन दुकानों का रश जो है अमूमी नॉर्मल दिनों के मद्दे मुकाबिल रमज़ानों में ज़्यादा देखा जाता है। जी ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क में 23 मार्च की छुट्टी का ऐलान। बैंक आज से 4 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। 24 मार्च को ज़कात की कटौती होगी। हफ्ता इतवार लेन देन नहीं होता। पंजाब में रमज़ान में तालीमी इदारों के औकात कार भी जारी। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे। छुट्टी 12:30 बजे होगी। जुमे के रोज़ 11:30 बजे छुट्टी होगी। अजीम मिल्लत अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम। यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौमी यकजहती के पैगामात दिए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारा प्यारा पाकिस्तान आज मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मगर हमने हौसला नहीं हारा। हम हौसले और अज़्म के साथ वतन अजीज़ को मुश्किलात से निकालेंगे। 23 मार्च के हवाले से यकजान पाकिस्तान के नाम से प्रोमो जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी किए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब में इलेक्शन ड्यूटी के लिए 3,86,633 पुलिस एहलकारों की कमी है। सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से ही ये कमी पूरी हो सकती है, लेकिन वजारत दाखिला का कहना है कि सिविल आर्म्ड फोर्सेज स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं होंगी, इसलिए मौजूदा हालात में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इसी पर बात करते हैं हमारे साथ मौजूद सीनियर तजज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, 30 अप्रैल को होने थे इलेक्शन, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जो वजह बताकर इलेक्शन को मुलतवी किया है, आप समझते हैं कि ये वजह काबिल कबूल होगी, खासतौर पर इमरान खान साहब और अदलिया के लिए जिन्होंने ये अहकाम दिए थे? पहली बात तो ये है कि खान साहब कौन होते हैं इसको कबूल करने या ना करने वाले। ये फैसला जो है दोनों मेन स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के सूरत हाल का जायजा लेने के बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया है। इलेक्शन कमीशन को राह चलता हुआ राहगीर है। जब इंटरम गवर्नमेंट्स बन जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। कौन से मुल्क में ऐसा नहीं होता है? बगल में आपके मदर ऑफ जमहूरियत बैठी हुई है, देखिए वहाँ क्या होता है। वहाँ जो है उसने इंदिरा गांधी को समन कर दिया था अपनी कोर्ट में, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। तो ये फैसला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जेन्युइन कंसिडरेशन के बाद किया है। और आज जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की है राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने वो तमाम खदशात जो नाहक हो सकते थे उनको एड्रेस किया है। उन्होंने कोर्ट्स को भी कहा है कि आपको अपने दायरे कार में रहना है। अदालतें रीराइट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को।
अदालतों का काम इंटरप्रेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम करना या कॉन्स्टिट्यूशन को गलत साबित करना नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो इमरान खान साहब हैं, ये जो कुछ इस मुल्क में करना चाहते हैं उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाएं, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी जाए, रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बम मारे जाएं, ये पाकिस्तान है या रियासत बचाना है? ये किसी के बाप की जागीर है? मैं समझता हूँ कि वाकयातन हालात इलेक्शन करवाने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये, सबसे ज्यादा जो इलेक्शन की प्रोविजन है, ये इलेक्शन जो है सूबाई असम्बलियों के और नेशनल असम्बली के एक दिन होने चाहिए। आप मुझे बताइए, ये तमाशा है कि पंजाब में और केपीके में आपकी हुकूमत और यहाँ नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो रहे हो। ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के बिल्कुल खिलाफ है, लिहाजा इसकी ना हमायत की जा सकती है, ना इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। जी ठीक है सर, ठीक है। मियां ताहिर साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। मियां ताहिर साहब, आपने सुना बुखारी साहब क्या फरमा रहे थे, आपकी क्या राय है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर इलेक्शन मुलतवी करने के? देखिए जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इलेक्शन से मतलब जो आप में इतने तारीख दी जाए विद इन 90 डेज और इसी तरह केपी में, तो उसी वक्त मैंने उस वक्त भी कहा था, आपको याद होगा आपके साथ ही, कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के या पता नहीं क्यों कि अपने दायराकार को महदूद रखा है इस केस में। हालांकि इसमें महदूद रखने से नुकसान हुआ है और आज अब हमारे सामने कि नो डाउट के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन क्यों हुई है इसकी रीजन जानने की जरूरत है। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात उस वक्त बाकी थे उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उन पे कोई बात ही नहीं की। जैसे कि जिस तरह अभी कह रहे थे बुखारी साहब जी, ये आयन की मंशा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। आयन की मंशा इलेक्शन करवाना नहीं है, सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए वो हालात, वो वाकयात होना जरूरी हैं जिनमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद हो सके। तो ये कैसे हो सकता है कि ये सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाएं और उसके बाद इन इलेक्शंस पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएं कि जी ऊपर तो एक हुकूमत बैठी हुई थी, और फिर जब ये इलेक्ट होके आ जाएं तो फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो तो उन इलेक्शंस पर भी सवालात उठना शुरू हो जाएं कि देखें जी ये तो सूबाई हुकूमतें मौजूद थी। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि ये भुट्टो साहब के दौर में एक बहुत बड़ा फियास्को हम देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो चुका है सियासत में। वो उस वक्त भी ये मसला हुआ था जिसकी वजह से ये वजह यही थी कि निगरान हुकूमतें नहीं थी और हुकूमत के कराए हुए इलेक्शंस पे फिर जमातों ने उठ के एक लंबी चौड़ी तहरीक चला दी। और उस तहरीक के नतीजे में क्या हुआ फिर सबको पता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी हुई, उसके नतीजे में उस तहरीक के नतीजे में फिर मार्शल लॉ भी पाकिस्तान में आ गया। तो अगर अदालतों को मसाइल को हल और इबहम को दूर करने के लिए होती हैं, इबहम पैदा करने के लिए तो अदालतों का काम नहीं है। तो ये जो फैसला दिया गया था ये तो अदालतों ने, मजीद अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इबहम पैदा कर दिया था और ये उसी वक्त हमें ये पॉसिबिलिटी इस पर नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, आज बड़ी इस पे बात हो रही है, कुछ जगहों से चीखो पुकार है और कुछ जगहों पे इस पे अफसोस का इजहार किया जा रहा है। मुझे भी अफसोस है इस बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी हुई है, लेकिन क्यों हुई है उसकी वजह अदालतें हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने फैसला ऐसा दिया, क्यों उस वक्त इस पे गौर नहीं किया गया। और फिर दूसरी बात यह है कि अदारों को बुला के जिन्होंने इलेक्शन का इनेकाद करवाना है उनसे क्यों नहीं पूछा गया, इलेक्शन कमीशन से तफसील के साथ क्यों रिपोर्ट नहीं ली गई कि भाई आपको क्या मसले मसाइल हैं बताएं। क्या किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है? इस पाकिस्तान में नहीं रह रहे थे, ये किसी जजीरे पे रह रहे थे जिसमें सैलाब भी आया हुआ था, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल इतनी खराब है कि हर रोज अभी हमने कल अभी हमने जनाजे पढ़े हैं अपने फौजी जवानों के और एक ब्रिगेडियर वहाँ शहीद हो गए हैं। तो जिस कदर यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल है तो इसमें क्या फौज अवेलेबल थी, ये क्यों नहीं इसका पूछा गया। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने इससे पहले की है कि क्यों इसको एड्रेस नहीं किया गया कि एक वक्त में इलेक्शन हो और एक वक्त में इस निगरान हुकूमतें मौजूद रहें। अगर किसी एक शख्स ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक असम्बलियां तोड़ दी तो अदालत को तो किसी की ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाना चाहिए, अदालत को तो कानून की मंशा के पीछे जाना चाहिए, आयन की मंशा के पीछे जाना चाहिए, किसी बंदे की मंशा के पीछे तो नहीं जाना चाहिए।
تو آئین کی منشا تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہے, اور فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا کسی کو اس میں کوئی سائنس ہے؟ کوئی کسی کو سائنسدانوں کو بلانا پڑے گا, کوئی تجربات کروانے پڑیں گے؟ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ہونے چاہیے اور کس طرح ہو سکتے تھے. پھر کیوں اس وقت اس پہ غور نہیں کیا گیا, اور جان بوجھ کے یا دانستہ یا نادانستہ طور پہ اپنے دائرہ اختیار کو, اپنے دائرہ سماعت کو محدود کر دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں ایسا فیصلہ آیا جو کہ ٹوٹنا تھا اور وہ ٹوٹ گیا. اب یہ ہے کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اس پہ بجائے اس کے کہ ریونج میں آ کے یا کسی غصے میں آ کے کہ جی ہمارا آرڈر ٹوٹ گیا اس پہ کارروائی کرنے کے, زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے, اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے تمام فریقین کو دوبارہ بے شک سن کے تو قابل عمل حل نکالنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک 2+2=4 پر چلے جائیں. یہ ملک ہے, حالات و واقعات ہیں, انسان رہتے ہیں, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, اور قانون اور آئین جو ہوتے ہیں وہ ملکوں کے لیے ہوتے ہیں. ملک قانون اور آئین کے لیے ملک نہیں ہوتے, یا کسی کی خواہشات کے لیے قانون اور آئین نہیں بنایا جاتا. جی ٹھیک ہے, میاں طاہر صاحب آپ کا اور سلیم بخاری صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ. اگر انتخابات شفاف نہ ہوئے تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی, چیف جسٹس نے واضح کر دیا. غلام محمود ڈوگر کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے. چیف جسٹس کا مبینہ آڈیو یا ویڈیو ٹیپس پر بھی برہمی کا اظہار, کہا ان ٹیپس کی کوئی حیثیت نہیں, ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے. وفاقی کابینہ کا زلمے خلیل زاد کے بیانات پر سخت تحفظات کا اظہار. وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس, بیوروکریسی کو شامل نہ کیا گیا. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خط کا تفصیلی جائزہ, پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور ارکان کی رائے پر غور کیا گیا. وفاقی کابینہ نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی کو خراج عقیدت پیش کیا. ارکان نے کہا کہ بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی وطن کی عزت و حرمت پر قربان ہو گئے, قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے. کابینہ نے دہشت گردوں سے بھرپور لڑائی پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. ہم کوئی غلام ہیں سے ہماری مدد کو آؤ. عمران خان امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹانے لگے. امریکہ پر سازش کے الزام کے بعد یو ٹرن لیا اور پینگیں بڑھانے کی کوششیں. زلمے خلیل زاد کیوں آئے روز عمران خان کی حمایت میں بیان دیتے ہیں؟ عمران خان اور امریکی ارکان کانگریس کے رابطوں کی پس پردہ کہانی کیا ہے, سب سامنے آ گیا. پی ٹی آئی نے امریکہ سے تعلقات بڑھانے کے لیے ایک اور لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لیں. پی ٹی آئی امریکہ نے پرایا کنسلٹنٹ واشنگٹن ڈی سی سے معاہدہ کر لیا. یہ معاہدہ 15 فروری 2023 سے لاگو ہے, جس کے لیے ہر ماہ $8,333 ادا کیے جائیں گے. معاہدے کے تحت پرایا کنسلٹنگ فرم امریکی حکومت اور اداروں سے تعلقات کے حوالے سے تجاویز دے گی. فرم اہم امریکی فیصلہ ساز لوگوں کے ساتھ رابطہ استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. یہی نہیں, ملاقات میں طے پانے والے معاملات پر رہنمائی بھی فراہم کرے گی. اس کے علاوہ معاہدے کے تحت طے پانے والے معاملات کو سیغہ راز میں رکھا جائے گا. عمران خان اداروں کو ایک بار پھر نشانہ بنانے لگے. الزام عائد کیا کہ انہیں آج یا کل مرتضی بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے. پنجاب پولیس کے 5 لوگ انہیں قتل کریں گے. آج پنجاب اور اسلام آباد کا آج یا کل زمان پاک میں آپریشن کا پلان ہے. جیل جانے کے لیے تیار ہوں, اپنے لوگوں کا نقصان نہیں چاہتا. اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز, انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں, انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے, اور ادھر سے اس نے منتخب کیے جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں, اور پھر کرتے کرتے کہ وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ اسٹائل مجھے قتل کریں گے. عمران خان کا اپنے اوپر مبینہ قاتلانہ حملے کا الزام. پنجاب حکومت کا عمران خان کے مبینہ قاتلانہ حملوں کی انکوائری کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں, ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے سنگین الزام کی مکمل تحقیقات کی جائیں. عمران خان کے الزامات کی مکمل انکوائری کے بعد ہر صورت سخت ایکشن لیا جائے گا. پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے, ترقی کے دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑے گی. وزیراعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک موقف. کہتے ہیں آئین اور قانون سے کوئی بالا نہیں, دہشت گردوں کو ڈھال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے.
पाकिस्तान के मफाद के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान करना पड़ा तो कोई कुर्बानी नहीं। जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। यहाँ पर आज हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे। तरक्की और खुशहाली का सफ़र पूरे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मूजब बनेगा। पंजाब के बाद एक कमाऊ सूबा है, लेकिन अब थर में ये अजीम जो तरक्की और खुशहाली का मंसूबा जिसका आगाज़ हो चुका है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मईशत को आने वाले सालों में बेपनाह तक़वियत पहुँचाएगा। ट्रांसमिशन लाइंस जिसने ये बिजली जो पैदा हो रही है उसने इस बिजली को पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पहुँचाना है, उसके काम तेज़ी से रवां है। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद की नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, पाक फ़ौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी अहलकारों, हुकूमती ओहदेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। पूरी कौम मादर वतन के जर्री बेटे को सलाम अक़ीदत पेश करती है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर चेहरे की शनाख्त का निज़ाम नस्ब कर दिया गया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए नस्ब किया गया चेहरे की शनाख्त का निज़ाम FIA इमिग्रेशन के हवाले कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास, ये सिस्टम किस तरह से काम करता है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जदीद तरीन जापानी टेक्नोलॉजी से लेस इस निज़ाम का अलार्म सिस्टम जो है किसी मुल्ज़म के एयरपोर्ट पर दाखिल होते ही एक्टिव हो जाता है और ये जो है जैसे ही चेहरा कैमरे के अंदर आएगा तो उसकी शिनाख्त हो जाएगी और अलार्म जो है वो बजेगा जिस पर उस मुलविस मुल्ज़म को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सिस्टम की वजह से जुराइम में मुलविस मुसाफिरों का बैरून मुल्क फरार होना नामुमकिन हो जाएगा, जबकि ये सिस्टम जो है 24 घंटे काम करेगा। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया गया और ये FIA के हवाले ये सिस्टम कर दिया गया है ताकि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो नस्ब ये चेहरे की शिनाख्त का जो निज़ाम है ये बेहतर तरीके से चलाया जा सके। FIA इमिग्रेशन के जो अफसरान हैं वो इस निज़ाम या इस सिस्टम को जो कंट्रोल करेंगे और ये इसका कंट्रोल रूम जो है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही बनाया गया है। जी शुक्रिया आपका समर अब्बास। जामशोरुख इलाके बुलारी के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में ट्रैक मामूली मुतासर हुआ है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे अली हमजा से। अली हमजा, आगाह कीजिए, इस वक्त सूरत हाल क्या है? तो बिल्कुल ये रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। बुलारी के करीब ये ट्रैक है जिस पर धमाके के बाद ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और इमदादी टीमें और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, एहलकार है, वो वहाँ पर पहुंच गए हैं और इसकी तहकीकात भी की जा रही है कि धमाका किन सरपरस्त अनासर है उनकी जानिब से किया गया है। ताहम जो इमदादी टीम है वो जाए वक्त पर पहुंच चुकी है और फौरी तौर पर जो रेलवे ट्रैक है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जो रेलवे इंतजामिया है उनका ये कहना है कि यहाँ पर इस वक्त ट्रेन गुजरने का कोई वक्त नहीं था, जिसकी इमदादी टीमें पहुंच गई हैं, काम जारी है। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए अली हमजा। कराची में पैदाइशी तौर पर तालु कटे बच्चों का इलाज मुमकिन हो गया। GSK, हेलियन और स्माइल ट्रेन ने तालु कटे बच्चों के इलाज का बीड़ा उठा लिया। CEO हेलियन फरहान हारून का कहना है कि स्माइल ट्रेन के जरिए 89 ममालिक के 45,000 से ज़ायद तालु कटे बच्चों की मदद की जा चुकी है। देखिए इसी बारे में राबिल अशरफ की रिपोर्ट। पैदाइशी तालु कटे बच्चे के वालिदैन हो जाएं अब बेफिक्र। तालु कटे बच्चे साफ बोलने, सांस लेने, खाने पीने समेत दीगर मुश्किलात से दो चार होते हैं। बर वक्त इलाज न होने से तालु कटे बच्चे एहसास से महरूमी का शिकार हो जाते हैं। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, हेलियन और स्माइल ट्रेन ने मुश्तरका तौर पर हर तालु कटे बच्चे के इलाज का बेड़ा उठा लिया है। मेरा ताल्लुक लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से है और लियाकत नेशनल में स्माइल ट्रेन के ताबुन से और लियाकत नेशनल के ताबुन से हम टोटली फ्री ये ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि एक पैसा भी चार्ज नहीं होता है। मरीज़ से दोनों क्लेफ्ट लिप, पैलेट
की सर्जरी के अंदर। CEO GSK कंज्यूमर पाकिस्तान और CEO हिलियन सलमान हारून का कहना था कि स्माइल ट्रेन के जरिए 89 ममालिक के 45,000 से ताल्लुक़ कटे बच्चों की मदद की जा चुकी है, जबकि 7,500 से ज्यादा बच्चों को तिब्बी सहूलियात, ग़िज़ाई ज़रूरियात, डेंटल केयर और स्पीच सर्विस भी फराहम की जा चुकी है। 50 ग्राम से ऊपर जो टूथपेस्ट ने जो बाय करेंगे उसमें 50 रुपए तक जो कंट्रीब्यूशन जो है वो स्माइल ट्रेन को जाएगा एंड इट विल बी स्पेंड टुवर्ड्स दोज सर्जरीज जो क्लेफ्ट लिप्स पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर्स का कहना था कि क्लिफ्ट लिप का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में 40-50 हज़ार से लेकर 2 लाख तक होता है, जबकि हमारी ये कोशिश है कि हम इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम कर सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।